वेलकम बैक। सबसे सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। अभी सिंध की बात करें जहाँ गैस बहरान का मसला हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कराची में गैस का बहरान हर गुजरते दिन के साथ शदीद होता जा रहा है। घरों में चूल्हे जो हैं वो गैस ना होने की वजह से ठंडे पड़ गए। ख़वातीन को खाना बनाने में शदीद मुश्किल आता है। और अभी पिछले दिन हम पूछ रहे थे तो हमें बताया जा रहा था कि सब ठीक है, सब अच्छा है, जैसे था वैसे ही है, कोई इतना मसला तो है ही नहीं। जबकि सनतें जो हैं वो भी कम गैस प्रेशर का शिकायत कर रही हैं, उनको भी परेशानी का सामना है, जिसकी वजह से उनके लिए बरामदी ऑर्डर पूरा करना भी मुश्किल हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ये कह रहे थे कल के आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 158 कहता है सूबों से निकलने वाली मादनियात पर पहला हक उसी सूबे का होता है। सिंध 68% गैस पैदा करता है, गैस पर पहला हक सिंध का है। अफसोस के हमारे तो चूल्हे ठंडे पड़ गए। अच्छा, ये जो शिकवे हैं ना ये बहुत तल्ख हैं। बलूचिस्तान भी इसी तरह का शिकवा करता है कि मेजर जो प्रोडक्शन है गैस की वो तो बलूचिस्तान से होती है, सुई से होती है, लेकिन हमें गैस नहीं मिलती। तो सिंध जो है वो भी इसी तरह के शिकवे जो है वो कर रहा है। सनती पहिया जाम है, गीज़र बंद है, ये कहना था मुर्तज़ा वहाब का। दूसरी तरफ DMD सुई सदन ने कराची में गैस बहरान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिजली घरों और एक्सपोर्ट सनत को गैस दे रहे हैं। कोविड के बावजूद हमने 5.1 बिलियन क्यूबिक फीट गैस ज़िया जो है वो कम किया है। DMD सुई सदन सईद लारेक ने कहा कि गैस ज़खायर कम हो रही है, जिसका एक हल LNG है। बिल्कुल, उन्होंने एक नया रास्ता दिखा दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि अभी क्या है और बाहर से आएंगी सारी चीज़ें ना। अभी तक के मामला जो हैं वो सब यही कहते हैं कि बहुत बेहतरीन है। इसी पे बात कर लेंगे। कराची के मारूफ सनतकार जुबैर वाला हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जुबैर साहब, क्या सुई सदरन कराची में गैस सप्लाई के गलत आदाद शुमार पेश कर रही है? इस वक्त कराची में गैस की क्या पोजीशन है? कहा तो ये जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेहतरीन हो रही है। देखें, SSGC का तो उसमें देखिए ये फेडरल गवर्नमेंट के तहत ये सारा निज़ाम चलता है। तो हम तो ये मानते हैं कि SSGC के जो आदाद व शुमार है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन एक्चुअल गैस ही कम दी जा रही है सिंध को। सिंध की जो ज़रूरत है उससे गैस कम देती है, और ये काम है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का। और ये फेडरल मिनिस्टर जो है उमर अयूब खान और इनके नीचे जो है ना नदीम बाबर जो हैं, ये सारी चीज़ को देखते हैं। और हम ये समझते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 1350 से 1400 MMCF है। उसकी जगह पे आज हमको 1050 और 1075 के करीब गैस मिल रही है, विच इज़ ऑलमोस्ट 30% लेस देन द रिक्वायर्ड क्वांटम ऑफ द गैस। तो प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअल जो देखा जाए तो सप्लाई जो फेडरल गवर्नमेंट दे रही है SSGC को वो ही कम है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। जबकि SNGPL को ये सप्लाई हमारी जो इत्तलात हैं उसके हिसाब से 1900 से 2000 MMCF है। बिल्कुल सही। के ख्याल में क्या इस बात का इल्म जो है वो वफाकी हुकूमत को नहीं है? और अगर इल्म है तो इस बारे में क्या उनकी तरफ से तवज्जो नहीं दी जा रही? और इस गैस बहरान के बायस इस बरस कराची की सनतों का नुकसान कितना हो रहा है? यानी मैं ये समझता हूँ सिर्फ अभी का नुकसान नहीं है, ये तो बड़ा फ्यूचर का भी नुकसान है। इस वक्त कराची की एक बात हमको पहले ये समझनी चाहिए, देखें कि कराची जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी की शहरग है। उस वजह से मैं नहीं कह रहा कि कोई कराची बड़ा शहर है और बंदरगाह है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि 54% एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान का पूरे का वो कराची से होता है। 68% जो रेवेन्यू कलेक्शन है टैक्सेस का वो सिर्फ कराची से होता है। तो कराची जो है वो तो पूरे मुल्क को पालता है, पूरे मुल्क के साथ चल रहा है। और अगर इतना एक्सपोर्ट अगर होता है, हमने वो ये कभी कहते हैं सियालकोट का बड़ा एक्सपोर्ट है, सियालकोट वालों ने ये किया, फैसलाबाद ने ये किया। तो मैं आपको आदाद और शुमार से मैं तो बात करता हूँ ना जी। आप फैसलाबाद जिसका आप कहते हैं कि एक्सपोर्ट है उसका 18% एक्सपोर्ट है, और लाहौर जिसका कहते हैं उसका 22% एक्सपोर्ट है, और सियालकोट का एक्सपोर्ट 4.5% है टोटल। तो हम तो हुकूमत को ये बावर कराना चाहते हैं कि सब हमारे शहर हैं, सबको गैस मिलनी चाहिए वाफर मिकदार में, सब जगह से एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए। पाकिस्तान की फलाह ये है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं। जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, इसका आप पाकिस्तान का जितने मसाइल हैं, माशी मसाइल, वो कभी भी हल नहीं होंगे, कभी हल नहीं होंगे, चाहे हम कुछ कर लें, चाहे कोई भी बातें कर लें। और इन माशी मसाइल को हल करने का वाहिद तरीका ये है कि मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, मुल्क से एक्सपोर्ट बढ़े। इसके अलावा हमारे पास कोई नहीं। देखें, आज हम जो 60 रुपए का हमारा डॉलर होता था, आज 160 रुपए का है। तो अगर हम इन चीजों को देखेंगे नहीं, इन चीजों के अंदर हम आगे नहीं जाएंगे, तो आप मुझे बताएं हम कहाँ खड़े होंगे? ये तो हो ही नहीं सकता। और कराची अगर, और दूसरी एक आपके साथ मैं नंबर शेयर करना चाहता हूँ कि देखें 54% आपका कराची से जाता है। अगर आप कराची का सिर्फ 10% बढ़ा लें
तो आपका 5.4% पूरे मुल्क का बढ़ जाएगा। 20% बढ़ा लें तो 10.8% बढ़ जाएगा। तो ये आपको ये देखना ये चाहिए कि मुल्क में इस वक्त जो वसाइल हैं, जो सनतें हैं, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आपको किस शहर को तरजीह देनी चाहिए। अच्छा, मैं एक और बात भी ये कहता हूँ कि तरजीह ना दें, कोई बात नहीं, तरजीह ना दें, लेकिन एक ऐसा सुलूक तो करें जो कि मुनासिब हो, जो कि जुडिशियस हो, जस्ट हो, जिससे हम जो ना ये कह सके कि जी हमारे इंसाफ पर मबनी हो। देखिए, अगर आप यहाँ कराची, सिंध, जहां से 2500 और 2600 MMCF के करीब गैस निकलती है जमीन से, जो ये कहते हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट के वजीर ये कहते हैं कि भाई 2500 नहीं रही, ये 2050 और 2100 रह गई है। चलिए, इसके बाद आप हमें क्या देते हैं? अगर उसके अंदर अगर आप देखें तो एक आर्टिकल 158 है गैस का, जिसके तहत उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है, और ये आर्टिकल अमेंडेड नहीं है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जिस सूबे से गैस दरियाफ्त होगी, जिस सूबे से निकलेगी, उस सूबे का पहला हक है उसके इस्तेमाल का। बिल्कुल ठीक है। जुबैर साहब, बता दीजिएगा कि कराची की गैस सप्लाई बेहतर बनाने के लिए अब हुकूमत को करना क्या चाहिए, क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? क्या LNG की बार बार बात होती है तो उसकी इंपोर्ट से बहरान कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका फायदा होगा, नुकसान होगा? देखिए जी, बात ये वही मैं आपसे बात अर्ज कर रहा था कि जो हमारा एग्रीमेंट इनके साथ जो 930 रुपए का हुआ, वो 200 MMCF जो यहाँ का शॉर्टफॉल है, हमने कहा ठीक है, जिसको RLNG के ऊपर आप हमको दे दे। जब वो RLNG ऐड करते हैं तो हमको वो बजाय 786 रुपए के 930 रुपए की पड़ती है, जो कि बांग्लादेश से 3 गुना के करीब हो जाती है। उसको भी हम 2 मिनट के लिए छोड़ दें, क्योंकि आज हमारे पास ऑर्डर्स हैं, हमारी इंडस्ट्री चल सकती है, हमने उसको मान लिया। इसका वो 1 महीना और 20 दिन तो गैस आई बराबर। इसके बाद 21 दिसंबर से फिर वही हाल है, और आज भी गैस नहीं है, कल भी नहीं थी। और जो कैप्टिव पावर जिनसे एग्रीमेंट किया जीरो रेटेड सेक्टर्स के साथ, उन्होंने उनको लिख के भेज दिया कि 100% क्लोजर होगा कैप्टिव पावर प्लांट्स का। और आज हमारी सूरत हाल इतनी प्रॉब्लमेटिक है कि हमारी इंडस्ट्रियां जो है ना वो चल नहीं रही हैं, किसी सूरत में भी चल नहीं रही हैं। और ये कोशिश ये कर रहे हैं, अब उन्होंने हमसे कहा है कि ये 15 तारीख और 16 तारीख से पहले ये ठीक नहीं होगा, आप इसको जो है ना किसी तरह से भी चलाएं। अभी इतवार को उन्होंने बंद किया था, फिर इसके बाद कब बंद करेंगे, कब चलाएंगे, मुझे पता नहीं। जब ये चला रहे होते हैं, जब भी इंडस्ट्री हमारी बंद है, और ये बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, मजदूरों की मजदूरी जा रही है, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, और आपके बहुत सारे टैक्सेस के नुकसान हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एंटरप्रेन्योर इस मुल्क का है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिसने यहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, वो उसको जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार होगा। और उसका जो राइट रिटर्न ऑफ द मनी है, जो कि वजीर आजम ने, मैं जब भी वजीर आजम से मिला हूं और जहां भी मैंने उनको सुना है, उन्होंने ये कहा है कि पैसा बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ये चाहता हूं कि एंटरप्रेन्योर्स मेरे मुल्क में पैसा बनाएं, ताकि वो कितना पैसा अपने पास ले लेंगे, बाकी 80-90% को उसको री इन्वेस्ट करेंगे। और ये री इन्वेस्टमेंट जो है, ये मेरी पॉलिसी है, ताकि जब री इन्वेस्ट होगा पैसा, तो नई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। और ये जो जितनी नौकरियों का मैंने वादा किया है, वो प्राइवेट सेक्टर के इस ईमा पर किया है कि ये नई इन्वेस्टमेंट करेंगे और नई पॉलिसियों के साथ चलेंगे। अब ये टेक्सटाइल की पॉलिसी देने जा रहे हैं, ट्रेड पॉलिसी देने जा रहे हैं। मैं इनसे कहता हूं कि पहले आप एनर्जी पॉलिसी दें। जब तक आप गैस की फराहमी ये कोई यकीन ही नहीं बनाएंगे, हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम इंडस्ट्री चला सकें। बिल्कुल सही, ये भी फरमाइएगा। आप भी मुसलसल इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक भी वफाक सिंध से निकलने वाली गैस सिंध को नहीं दे रहा, और लेकिन इस बात पे जब हुकूमत बात करती है या वफाक बात करता है, तो वो कहता है कि पीपल्स पार्टी इस मामले पे सियासत कर रही है। तो अब इस मसले का हल क्या है? क्या अगर कराची को इसका हक नहीं मिल रहा, जो कि आपकी बातों से भी यही है एविडेंट कि आप भी सपोर्ट कर रहे हैं इस आर्ग्यूमेंट को कि नहीं हक मिल रहा, तो आप क्या हल तजवीज़ करते हैं? मैंने तो अपने प्रीएम्बल में ही कहा कि देखिए, जो आर्टिकल 158, मुझे पता नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट क्या कह रही है, लेकिन ये तो मैं हर जगह और बबांगे दोहल कहता हूं कि देखें, आर्टिकल 158 बिल्कुल क्लियर है, इसको समझने की जरूरत नहीं है। उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि जिस सूबे से गैस निकलती है, उसके इस्तेमाल का उस सूबे का पहला हक है। और हम तो यहां तक गए कि हम कोर्ट को रुजू किया, हमने कोर्ट ने हमारी फेवर में फैसला किया है
वो फैसले के तहत अगर हमको सिंध की गैस जो हमको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, यानी ये बात अलग है कि जब ये फील्ड जब नई दरियाफ्त होती है तो उस वक्त उसका हिस्सा बनता है, यानी जिस दिन ऑन द कमेंसिंग डे, यानी जिस दिन ये फील्ड को प्लग इन करते हैं सिस्टम के साथ, तो उस वक्त जो है फैसला हो जाता है कि यहाँ जाएगी या वहां जाएगी। अब हमारा कहना यह है कि चूंकि अगर फील्डें कम हो गई, डिप्लीट हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिंध की आप जो डिप्लीट हुई इसके बदले आप उनसे कहेंगे RLNG ले ले। हम ये कहते हैं कि जो गैस SNGPL को जा रही है वो भी तो सिंध की गैस है ना, तो उसके अंदर से आप RLNG SNGPL की टेरिटरी के अंदर बढ़ाएं, SSGC यानी सिंध की तरफ उसको और इंडिजीनियस गैस जो सिंध से निकलती है वो हमें दे। बिल्कुल ये बात जो है ना ये है कि हम ये चाहते हैं कि सिंध की गैस सिंध में लगने वाली इंडस्ट्री के साथ उनको मिलनी चाहिए। ये उनका कानूनी और मतलब एक है ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को तो उनको देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मिलना। ये बहुत शुक्रिया आपका, जुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये तो हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, घरेलू सार्फिन को भी फरा इन्हीं मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और पूरे पाकिस्तान में सामना करना पड़ रहा है। ये मसला सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है, पंजाब में आ जाए तो पंजाब में भी चूल्हे ठंडे हैं, वहाँ पे भी लोगों की शिकायत है। और नॉर्दर्न इलाकों का ये इमेजिन करें, KP का इमेजिन करें जहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है और वहाँ पर लोगों को अपनी बुनियादी ज़रूरत के लिए भी गैस दस्तयाब नहीं है। तो क्या सूरत हाल है इस वक्त KP में, ये इरफान मूसा से हमें बताएंगे। इरफान बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा में गैस का बहरान जो है वो किस दर्जे शदीद है? जी फरा और हमज़ा, गैस लोड शेडिंग जो है वो पेशावर में इन दिनों बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। ना सिर्फ गैस लोड शेडिंग की जा रही है बल्कि जिन इलाकों में गैस है वहाँ पर इंतहाई कम प्रेशर है। ना सिर्फ घरों में जो है वहाँ पर गैस का प्रेशर का मसला है बल्कि जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स है वहाँ पर भी उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो रेस्टोरेंट्स है वहाँ पर तो लोगों ने LPG का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस वक्त भी मैं अगर मेरा कैमरा मैन जो है वो आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है वो अब जो है गैस की बजाय जो है वो LPG का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको होटल भी चलाने होते हैं, जबकि ज़्यादातर ऐसे तंदूर भी है जहाँ पर लकड़ियाँ जो है इस्तेमाल की जाती हैं। पेशावर में इस वक्त जितने भी इलाके हैं, गुलबर्ग, नोतिया, वहाँ पर 24 घंटों में या तो 1 घंटे के लिए गैस आती है या फिर वहाँ पर जो है 24 घंटों तक जो लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह जो दीगर इलाके हैं पेशावर शहर के अंदरूनी शहर में जो है वहाँ पर भी गैस का काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बानामानी का इलाका है, काकशाल का इलाका है, लाहौरी का इलाका है, इसी तरह गुलबहार के इलाकों में शेखाबाद का इलाका है। दलजाक रोड पर भी लोगों को गैस की कम प्रेशर की वजह से और लोड शेडिंग की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वर्सक रोड पर भी गैस ना होने के बराबर है। ये वो इलाके हैं जो कि शहरी इलाके हैं जहाँ पर या तो तवील लोड शेडिंग की जा रही है या फिर वहाँ पर कम प्रेशर का मसला है। तो गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर की वजह से जो है पेशावर के शहरों ने LPG और ईंधन के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल जो है वो शुरू किया है। जी बिल्कुल ठीक है इरफान, आपने हमें आगाह किया कि किन मुश्किलात का पेशावर में लोगों को सामना है गैस की वजह से, जो प्रेशर कम है, कहीं पर गैस आ नहीं रही है। बहुत शुक्रिया आपका। और हमजा, पिछले दिनों अगर आपको याद हो ईरान का और तुर्की का एक तनाज़ा खड़ा हो गया, तो इसी चीज़ पे था कि एक्सप्लोरेशन जो वो सी में कर रहे थे जहाँ पे गैस के ज़खायर थे, जो बाद में तुर्क सदर उर्दवान ने बड़े उससे ऐलान भी किया कि हमने गैस के जो है वो ज़खायर देखने। बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे मालूम है आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये कि हमें भी बहुत ज़्यादा इन एक्सप्लोरेशंस की ज़रूरत है और हमें भी अपने गैस के ज़खायर जो हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए उनको निकालने की और इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, आप ठीक कह रही हैं। आगे बढ़ते हैं भरा। और गुज़श्ता दिनों मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म साहब से, यूट्यूबर्स की। खैर ये एक संजीदा मामला है और ये हम संजीदा बात ही करने जा रहे हैं। लेकिन हमजा जो नहीं कह रहे हैं वो मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्या नहीं कह रहे। अच्छा खैर, वो गुज़श्ता दिनों जो मुलाकात हुई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए जाए, ख़ासतौर पे यूट्यूबर्स थे जिनसे मुलाकात की है वज़ीर आज़म ने, और उसके अंदर तजावीज़ ली गई है, वज़ीर आज़म से क्वेश्चंस भी हुए हैं। ज़्यादातर तो फ़रा वैसे वहाँ पर ना सियासत पर ही गुफ्तगू की गई है, लेकिन उस तमाम गुफ्तगू का किसी पर असर नहीं पड़ा। एक शख्स की गुफ्तगू थी जिसका पूरे पाकिस्तान पर असर पड़ा। अच्छा, मुझे ना यहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक बात याद आती है। उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि मुझे बात पसंद है
कि मैं जो है लोग मुझे बुरा कह रहे हो जबकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं लोग मुझे अच्छा कह रहे हैं और मैं बुरा काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ आजकल प्रोजेक्शन पे आई डोंट नो क्यों हम इतना फोकस्ड हैं कि हमें लोग क्या कह रहे हैं, बिल्कुल आप क्या कर रहे हैं शुड बी इम्पोर्टेंट। लेकिन हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो यही तमाम बातें जो कि मैं आपको कह रही हूँ ये हमें बताते हैं, और उन्होंने भी दरअसल बहुत सारी इस तरह की बातें जो हैं वो इस फोरम पे की जहाँ पे उनकी मुलाकात जो है प्राइम मिनिस्टर से के साथ थी, जिसकी वजह से वो तमाम इस महफिल का जिसे कहना चाहिए ना तवज्जो का मरकज़ थे। तो इस वक्त हम उन्हें अपनी गुफ्तगू में शामिल करेंगे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फरमाइएगा, आपने सर एक एथिक्स की वहाँ पे बात की कि एक करिकुलम होना चाहिए, आपको तो इल्म है, डॉक्टरों को भी पढ़ाया जाता है, मेडिकल एथिक्स का पर्चा दिए बगैर डिग्री नहीं मुकम्मल होती, लेकिन कितने वो एथिक्स जो हम पढ़ के आते हैं वो हमें नज़र आते हैं कि हम उन पे अमल दरामद कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा किताबचा या किताब पढ़ा भी दी जाएगी तो उस पर अमल दरामद मुमकिन हो जाएगा सर? यही बात मैंने अर्ज की थी उनसे कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज और जो कॉग्निटिव लर्निंग है ये डिटरमिन नहीं करती कि हमारा किरदार कैसा होगा। अगर आप किसी को 15 पॉइंट्स बता देंगे जो कि अखलाकियात से मुतल्लिक हैं तो उसका ये फ़ायदा होगा कि वो शख्स तकरीर कर सकता है, वो शख्स एक पर्चा हल कर सकता है जिसमें से 100 में से 100 नंबर ले सकता है। लेकिन किरदार को बदलने के लिए एक और किस्म की मेहनत की ज़रूरत है, और वो मेहनत जो है वो रोल मॉडलिंग से शुरू होती है जिसमें ऊपर से ट्रिकल होकर आती है। देखिए, मैंने वहाँ जो बात की वो बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। जैसे आपने बताया कि वो पूरे मुल्क का मरकज़ बना, मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन मैं अपने दिल में सोचता हूँ कि मेरे वालिद साहब हमें ये कहा करते थे कि कूड़ा जो है वो टोकरी में फेंकिए, जब खांसी आए तो मुंह पर हाथ रख लिया करें, और जब बड़े आए तो अदब से उठ के खड़े हो जाया करें। अब ये बात चूंकि वो कहते थे तो हम उस पर अमल करते थे। हमारे स्कूल के हेडमास्टर हमें कहते थे लाइन बनाइए, ये कूड़ा इसमें फेंकिए, तो हम वो करते थे। इसी तरीके से किसी इदारे का हेड अगर ये कहेगा तो वो लोग करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान इस मुल्क के हेड हैं, जब वो ये बात कहेंगे तो लोग करेंगे। तो मैंने तो बहुत रॉकेट साइंस की बात नहीं की, मैंने ये कहा कि जो बड़े बड़े काम हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, फॉरेन पॉलिसी है, उसके लिए आपके एक्सपर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अवामुन नास की तरबियत करना, हर शख्स को एक बेसिक चीज़ें सिखाना और वो ऊपर से ट्रिकल होकर एज अ रोल मॉडल नीचे तक आएँ, तो वो मैंने अर्ज किया और जिसको उन्होंने बहुत तवज्जो से सुना और उनकी टीम से बहुत ही इंटरेस्ट के साथ बाद में बात की। और उनका जो एक छोटा सा फ्रेमवर्क मैंने बनाया था वो मैंने आते ही यहाँ बहावलपुर उनको ईमेल कर दिया और उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड भी किया है। और आई एम श्योर कि उस सिलसिले में मुझसे बेहतर लोग जो इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी को समझते हैं, स्ट्रेटजी को समझते हैं, वो उसके ऊपर कुछ अमल करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल बुनियादी सा ढांचा अगर हम इसको देखें, ये हम किताबों में पढ़ते भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये बात हमने किताबों में पढ़ी नहीं है। आपने कहा कि ये मसाजिद में जिस वक्त उलमा कराम वहाँ पर हों, जिस वक्त जुमे का खुतबा हो रहा हो, उस वक्त भी ये बात की जाए, ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ नहीं हो रहा। बुनियादी ढांचा है, कहाँ पे हमने कोताही कर दी कि हम इस बुनियादी ढांचे को सुनते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं, जबकि हमने बुजुर्गों को ये करते हुए देखा भी है, देखते हुए भी हमने अमल नहीं किया। देखिए, जिंदगी जो है उसका नाम है, वो प्रायोरिटी सेट करने का नाम है। हम जिंदगी में किस चीज़ को अहमियत देते हैं, हमारे नज़दीक नंबर 1 कौन सी चीज़ है, नंबर 2 कौन सी चीज़ है, यही डिटरमिन करती है कि हमारी ज़िंदगी कितनी इफ़ेक्टिव होगी। तो मैंने यही अर्ज़ किया वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब से, यानी जिसका कि इनडायरेक्ट मतलब यही था कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ में लोगों की तरबियत को शामिल करें। दूसरा, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि ह्यूमन माइंड जो है, जो एक इंसान का इंडिविजुअल ह्यूमन माइंड है और जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है माशरे का, उसको बहुत ज़्यादा रिपीटिशन की ज़रूरत है। आप देखिए ना, कुरान पाक में अल्लाह पाक सिर्फ एक आधी आयत भेज देते कि कुरान नमाज पढ़ा करो, तो ये उसी तरीके से हुक्म था जिसको कि रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्लाह पाक ने 700 दफ़ा नमाज के बारे में कुरान पाक में कहा। इसलिए कि ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि हमें ये चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं। तो अगर माशरे के तमाम अफराद, तमाम तबकात मुसलसल अच्छी आदतों के बारे में कहते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो एक टर्म है पीयर प्रेशर। आदमी कूड़ा, अब अगर मैं सड़क के ऊपर अभी छिलका फेंकता हूं तो मुझे बिल्कुल कोई बुरा महसूस नहीं होता और देखने वालों को भी कोई बुरा महसूस नहीं होता। लेकिन अगर हम इस बात का नॉइज लेवल बहुत रेज कर देंगे तो ये पीयर प्रेशर इतना होगा कि मेरा हाथ रुक जाएगा वो कूड़ा सड़क पर फेंकते हुए। ठीक है सर, ये भी बताइएगा,
जनाब गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वो वाक़या तो हम सब ने सुना हुआ है कि बच्चे थे, जा रहे थे, पैसे सिले हुए हैं, डाकू ने पकड़ा है, उसने कहा जी तुमने क्यों बताया कि मेरे पास पैसे मौजूद हैं? उन्होंने कहा माँ ने कहा था सच बोलना है। सो वो वालिदैन की जो तरबियत है, जिस तरबियत को अब रियासती लेवल पे करने की ज़रूरत है, वो हमारे घरों में ऐसा क्या डिज़ास्टर हो गया कि हम इन अखलाकियात को, इन रिवायात को, इन उसूलों को, जिन पे हमें हमेशा से बड़ा फ़ख्र रहा है, पास ऑन नहीं कर पा रहे। अब हमारा माशरे में अब ये कि रिश्वत लेना घर में कहते हैं वो जुर्म है। जब बाप ने खुद रिश्वत से गाड़ी बनाई हुई है, घर बनाया हुआ, वो कहते हैं तो फजल रब्बी है, ये तो स्मार्ट वर्क है, ये तो अल्लाह का एहसान है हम पे। तो ये जो माशरा जब उन इक़दार के मुतसादिम है तो उन्हें वर्बली ओरली पढ़ाने से भी क्या आपके समझ में, आपके ख्याल में मामलात बदल जाएंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि पता नहीं अब आपके पास कितना वक्त है, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि जो बच्चा इस दुनिया में आता है ना, तो वो बिल्कुल एक क्लीन स्लेट होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे कि एक आईना होता है। लेकिन कुछ अरसे के बाद उसके ऊपर एक तरबियत की लह तय चढ़ना शुरू हो जाती है। उस तरबियत का जो पहला काम है वो उसके खानदान का है, दूसरा काम उसके जो स्कूल और जो मदरसा है वो है, तीसरा जो है सोसाइटी है, और चौथा हुकूमत है जो इन सब की माँ है, ऊपर शेल है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 20-30 साल के अंदर हमारे ये चारों इदारे बहुत बुरी तरह डिटीरियोरेट हुए हैं। जो आपने खानदान की बात की, उसके डिटीरियोरेट होने की वजह यह है कि पिछले 20-30 साल से ज़्यादा, वैसे तो उससे पहले भी, हमारा ही जो कैपिटलिस्ट मुआशरे की वजह से और एक मादी दौड़ की वजह से और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से हमें ये लग रहा है कि जितनी ज़्यादा हम चीज़ें इकट्ठी करेंगे, जितनी ज़्यादा मटेरियल सोर्स हम इकट्ठा करेंगे, यानी पैसा इकट्ठा करेंगे, उतने हम खुश होंगे। हमने आसानियों और खुशियों को आपस में गुडमुड कर दिया है। एक ज़माने में घर में दादा दादी होते थे, पूरी फैमिली इकट्ठी रहती थी, वालिद कमाते थे, बाकी सब लोग एक ख़ानदान की तरह रहते थे। अब माँ को भी काम करना है, बाप को भी काम करना है, ख़ानदान ब्रेक हो गया है, तो जो पेरेंटिंग के लिए फिजिकल टाइम चाहिए था वो मौजूद नहीं है। हमने अपने बच्चों की तरबियत को आउटसोर्स कर दिया है। बच्चों की तरबियत का निज़ाम की जिम्मेदारी माँ बाप की थी, हमने उसको महंगे स्कूलों के साथ आउटसोर्स कर दिया। बच्चों को तफरीह पहुँचाना, तरबियत करना हमारी माँ बाप की जिम्मेदारी थी, हमने उसको मोबाइल टेलीफोन लेकर आउटसोर्स कर दिया है। माँ का काम था घर में बैठ के पराठे बना के बच्चों को खिलाना, वो हमने ऑनलाइन फूड पांडा या पता नहीं व्हाटएवर जो, उसको आउटसोर्स कर दिया है। तो जो घर के अंदर बच्चों की तरबियत का निज़ाम जो माँ बाप की तरफ से ट्रांसफ़र होता था वो नहीं हो रहा। इसके लिए, इसीलिए मैं जोर दे रहा हूं, और अपने उस बात के अंदर मैंने अर्ज किया था और पिछले कई सालों से मैं इस सिलसिले में तमाम दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूं कि पेरेंटिंग एक लर्नेबल स्किल है और एक डूएबल स्किल है। लेकिन हमारे मुल्क में एक भी इदारा आपको नहीं मिलेगा जिसमें प्रॉपर पेरेंटिंग सिखाई जाती हो। हमारे तालीमी, अच्छा ये तो हो गया खानदान, तालीमी इदारे जो हैं वो सिर्फ अब नंबर बनाने की मशीनें हैं। एक जमाने में था तालीम और तरबियत, हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट होता था मुआशरती उलूम, जिसे हम सोशल स्टडीज कहते थे, उसको हमने रिप्लेस कर दिया है मुताला पाकिस्तान में। आप FSC तक का कैरिकुलम देख लीजिए, उस कैरिकुलम में कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो सोशल साइंसेज हैं वो सिखाई नहीं जाती। एक आदमी, बच्चा जो बड़ा है, उसका काम क्या है? उसका काम है लड़ाई हो जाए तो वो कैसे संभालेगा, गुस्से को कैसे कंट्रोल करेगा, बिजली का बिल कैसे देगा, अगर उसने नया बिजली का कनेक्शन, ये सारी बातें कहाँ सिखाई जा रही हैं? जब वो उसकी शादी होगी तो अपने इन लॉस को कैसे डील करेगा, वो अपनी बेगम के साथ उसके ताल्लुकात या अपने हस्बैंड के साथ ताल्लुकात क्या होंगे, अल्लाह उसको औलाद देगा, उसको कैसे संभालेगा। तो पेरेंटिंग जो है, ये जो मेरा लॉन्ग टर्म प्लान मैंने अभी उनको भेजना है, लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर ये पेरेंटिंग को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाकर, लेकिन सिर्फ थ्योरी पढ़ाकर नहीं, बल्कि उसको एक वर्केबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अचीवेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव के तौर पर कैरिकुलम में शामिल करना, ये उसमें शामिल है। और ये काम हम अगर आज शुरू करेंगे तो अगले 10-15 साल में इसके नताइज निकलना शुरू होंगे। और अगर हमने नहीं किया तो हम रोज टीवी पर बैठकर यही शिकायतें करते रहेंगे और ये हमेशा करते रहेंगे। बिल्कुल, हमें करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। खैर की बातें आप सिखा रहे हैं हमें, और हमें बुनियादी जो ढांचा था ना ज़िंदगी गुजारने का, उस तरफ लेके जा रहे हैं। और हमारे लिए आज ये बुनियादी ढांचा एक बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी बन गया, हम इतना दूर हैं उससे। जोग्राफियाई हदों से मुल्क बनते हैं, नज़रियात से, एहसासात से और सकाफ़त से कौम बनती है।
अगर एक जोग्राफिया के अंदर भी तोड़ फोड़ का शिकार हो जाए ना कोई भी अफराद का मजमुआ, तो वो कौम नहीं रहती। बिल्कुल और ऐसा। बदकिस्मती से हम अगर मुसलमान हैं तो हमारी अखलाकियात क्या कहती हैं, अगर हम समझते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं तो आइन के तहत हमारी जिम्मेदारियां क्या बनती हैं, हम दोनों में से किसी एक की भी पाबंदी और उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, जो बदकिस्मती है हमारी। बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमत का इंतजार ना करें कि वो ये करिकुलम जाएगा उनके पास जो डॉक्टर साहब ने भेजा उसके ऊपर एक्शन शुरू होगा, आज से ही घर में ये काम शुरू कर दें, बहुत बेहतरी आएगी। राशि और मुर्तशी दोनों जहन्नुमी हैं। जब तक हमारा इस पे ईमान नहीं है, हम रिस्पेक्ट कैसे करते हैं उस शख्स को जिसके बारे में हमें पता है कि इसने गलत जराए से पैसा कमाया, करप्शन से कमाया, स्टिल वी रिस्पेक्ट देम। ये हमारे अपने ईमान और हमारी अपनी वैल्यूज के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे